स्कूल वैन में न्यूज 18 के मंच पर आने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी भोपाल पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। शिवराज जी, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में शिवराज जी बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, धार्मिक। मैं तो बचपन से ही धार्मिक हूं। जो यहां बैठे हैं उनमें से अधिकांश जानते हैं, मैं तो पहले बचपन में ध्रुव की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था, प्रहलाद की तरह भगवान का सामीप्य प्राप्त करना चाहता था। और इसलिए बचपन से निकाल लीजिए, मेरी दिनचर्या मेरे लिए हमेशा धर्म, श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। अब वो लोग जरूर धार्मिक हो गए हैं जो कभी राम का नाम लेने तक से डरते थे। लेकिन मेरे पास कुछ, अभी आपने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई है। इससे पहले महाकाल कॉरिडोर बनवाया। क्या ये चुनावों का असर है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में धार्मिक राजनीति बड़ी हावी है। इसका ना तो वोट से संबंध है, ना चुनाव की राजनीति से संबंध है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है भारत। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे जीवन मूल्य वो ऐसे हैं जो केवल भारत को नहीं, दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। और सरकार का काम, मुख्यमंत्री का काम केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवाना नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लोगों की जिंदगी बनाना भी हमारा काम है। और इसलिए जो चीजें लोगों की जिंदगी बदलती है उनको करना भी हमारा फर्ज है। जैसे आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की बात कही। आदिगुरु ये कहते थे, या सनातन हमारी संस्कृति ये कहती है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। उसको तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। उसको कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाये, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और ये जो एक चेतना है, ये एक चेतना का भाव, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब मेरी जैसे है, तो भेद कहाँ हुआ, द्वैत कहाँ हुआ, लेकिन अभेद हुआ। और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे अवसर मिल गया तो, दुनिया में जितने वाद और विवाद है, जितने तनाव है, उन सबको अगर दिशा दिखाता है तो हमारा अद्वैत वेदांत दिखाता है, जो कहता है सब में एक ही चेतना है। और इसलिए अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। और इसलिए तो मोदी जी ने G20 की थीम ही रखी, वसुदैव कुटुंबकम। यही तो दुनिया को बचाएगा। और इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जिनने ये दर्शन हमको दिया, उनकी प्रतिमा लगाना, अद्वैत लोक बनाना और अद्वैत की शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाना जहां देश नहीं दुनिया से पढ़ने विद्यार्थी आए और इस विचार का प्रसार प्रसार पूरे विश्व में करे, यह हमारा फर्ज है। और मुझे गर्व है कि मुझे यह सौभाग्य मिला। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, 18 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री हुए और पिछले 1 साल में महाकाल कॉरिडोर, आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, ये सब कुछ बीते 1 साल में हुआ है। आपने देखा नहीं, इसके पहले हमने 2016 में जो सिंहस्थ करवाया था, उसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी थी 2008 में। और उज्जैन के जितने मंदिर थे सबका जीर्णोद्धार अगर करवाया तो मामा ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। एक नहीं अनेक मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार, लोग मंदिर कहने से घबराते थे, हिंदू नाम लेने से घबराते थे, सोचते थे लोग कहेंगे संकीर्ण है, संकीर्ण है, संकीर्णता का प्रतीक हो गया था। लेकिन हमने गर्व के साथ ये काम किए, एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार, और अभी और करेंगे। हमारे यहाँ तो देवी लोक बन रहा है, राम राजा लोक बन रहा है, चित्रकूट धाम में अलग निर्माण का काम हो रहा है, बजरंग बली की, हनुमान जी का लोक भी बन रहा है। ये हमारे श्रद्धा और आस्था के विषय, और हम करते रहेंगे जी। लेकिन आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, वर्ल्ड कप अभी आने वाला है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट फिनिशर माना जाता है और सियासत में बेस्ट फिनिशर आपको माना जाता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। ये क्यों कहा था और किस लिए कहा था? बेस्ट फिनिशर क्यों हैं आप?
ये तो राजनाथ सिंह जी भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले लोग थोड़े से सोचते थे कि पता नहीं अब क्या होगा, बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, और हमारे प्रतिद्वंदी मित्र एकदम उछल रहे थे। कर्नाटक के बाद आ गए, छा गए, आ गए, छा गए, लेकिन आज उनके दिल का हाल पूछो क्या है। जी, मैंने एक आंकड़ा निकाला और सिक्किम के जो सीएम है पवन कुमार चामलिंग, उनको लगभग 24 वर्ष 166 दिन हो गए हैं, और उड़ीसा के सीएम को 23 वर्ष 139 डेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के जो फॉर्मर सीएम रहे ज्योति बसु साहब, उनको 23 वर्ष 137 दिन रहे, और आप भी लगभग उसी राह पे चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि इस बार जब सीएम बनेंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे तो पता ही नहीं चला कितने बरस हो गए पार्टी का काम करो, मैं करता चला गया, जनता का आशीर्वाद मिला, अपन ने दाएं बाएं क्या होना है क्या नहीं हुआ यह सोचा ही नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो काम मिल गया करते चलो करते चलो। बीच में 1.25 साल हम नहीं थे मुख्यमंत्री, तब भी काम करते रहे, झोला टांग के निकल गया, पूरे मध्य प्रदेश को छान मारा, जहां आंदोलन प्रदर्शन की जरूरत थी वहां लड़ाइयां लड़ी। तो ये तो काम, जब तक जिएंगे सांस चलेगी, काम करेंगे, जो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपने पिछले दरवाजे से उनकी सरकार गिरवा दी थी पिछली बार। खुद से सरकार संभालते नहीं बना, कहते हुए लज्जा आना चाहिए, अपने लोगों को संभाल कर रख नहीं पाए और गालियां हमको दे रहे हैं। क्यों नहीं संभाला अपने कांग्रेस के मित्रों को? कोई हमने सरकार गिराई क्या? कांग्रेस टूट के आ गई तो हम क्या करते? लेकिन इस बार आपका खेल बिगाड़ने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, इंडिया वाले, और वो कह रहे हैं कि इंडिया साथ आएगा तो शिवराज भी हार जाएगा, नरेंद्र मोदी भी हार जाएगा। देखिए, मोदी जी का नाम ऐसा है कि उनके नाम पर पूरा देश एकमत और एकजुट होता है। उनके नाम पर समर्थन की एक लहर चल रही है। आप देखेंगे जब बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे सब तरह के जीव जंतु चढ़ जाते हैं। एक बार नर्मदा जी में भयानक बाढ़ आई तो हम कुछ लोगों को बचाने निकले बोट से, तो एक पेड़ पे हमने देखा एक डाल पे एक आदमी बैठा था, दूसरी डाल पे एक बंदर लिपटा था, तीसरी डाल पे सांप महाराज डटे हुए थे, बिच्छू भी थे, चीटा चिटी भी थे, लेकिन कोई किसी को ना तो फुफकार रहा था, ना मार रहा था, ना काट रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे जी। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है तो सारे इस तरह के प्राणी अलग अलग डालों पे एक ही पेड़ पे बैठे हुए, क्योंकि पता है मोदी आएंगे तो सब मारे जाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन इसलिए ये इंडी बना लिया, इंडी जी, इंडी बना दिया। लेकिन आप विरोधियों को जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने तो एक घटना बताई आपको, मैं सबका सम्मान करता हूं जी। चलिए, क्योंकि लोकसभा में आपके एक सांसद है बिजूड़ी साहब, उन्होंने तो इतने खराब शब्द बोले कि जिसकी बात भी नहीं करी जा सकती। क्या आपको लगता है अमर्यादित आचरण के हम विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी है, किसी को अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए और पार्टी ऐसे मामलों में फिर एक्शन भी लेती है। इन दिनों ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। मेरे पास बड़े सारे बयान हैं, मैं सब आपको पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं तमिलनाडु में बोला जा रहा है या कर्नाटक में प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं या फिर स्टालिन के बेटे बोल रहे हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्यों है, किस लिए है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेद। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है।
ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। सोनिया जी, जवाब देना चाहिए। क्या आप उदयनिधि के इस बयान से ताल्लुक रखती है? क्या वेणुगोपाल ने जो कहा है उससे आपका भी संबंध है? अलग अलग कांग्रेस के नेता जो सनातन को अपमानित कर रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं? क्या राहुल गांधी इससे सहमत है? इनको देश को जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सहनशील कौन है? अगर और किसी के बारे में टिप्पणी की जाती तो आज शांति होती, चारों तरफ अशांति का माहौल होता। लेकिन मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि सनातन धर्म का, और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन सनातन का अपमान ना तो मध्य प्रदेश सहन करेगा और ना हिंदुस्तान सहन करेगा। सिर्फ सनातन पर तो अटैक है ही, लेकिन उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा गया। श्री रामचरितमानस के बारे में इतनी अभद्र भाषाएं बोली गई, इस मंच पर मैं उसको शेयर भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी एक नेता ने, इंडिया गठबंधन के ही। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें एक प्लान के तहत हैं? उन्हें लगता है कि 80% वोट में अगर टूट होगी, यानी हिंदू वोटों में अगर टूट होगी तो उनका खेल बन जाएगा। 20% यानी अकलियतों का वोट, अल्पसंख्यक वोट तो उनकी तरफ है ही, वो आपको नहीं पड़ता, इसलिए 20 हमारा है और 80 में बंटवारा है। खेल ये है और यही नारा है। ये वो लोग हैं जो भारत भूमि से प्रेम नहीं करते। ये क्षुद्र स्वार्थी लोग अपने स्वार्थों में, वोट की राजनीति में, केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने पे आमदा है। ये वही विचार है जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। ये ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थों की खातिर भारत मां की बलि चढ़ाने को भी तैयार है। ये समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, एक समाज को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये एससी हैं, ये एसटी है। षड्यंत्र केवल इतना नहीं है, षड्यंत्र यह है कि दुनिया के कुछ देश, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को इस तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है, तो भारत को अंदर से ही कमजोर कर दो, इसलिए भारत को कई भागों में बांट दो। उस षड्यंत्र के भी ये हिस्से हैं, लेकिन इनके षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, तो उस हिस्से पे इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या आपको लगता है? मैं इस रूप में देखते नहीं हूं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भी किसी भी वर्ग से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, सब हमारे भाई बहन तो है। एक दूसरे में भेद कैसा, हम इस दृष्टि से, भेद की दृष्टि से नहीं देखते। पर इस स्ट्रैटेजी का उनको, मैं एक और स्टेट को कोट कर रहा हूं, कर्नाटक में फायदा मिला उसको इस रणनीति का, और बीजेपी बजरंग बली पे गई तो बीजेपी को उतना कंसोलिडेशन ऑफ द वोट नहीं मिला, मतलब वो वोट इकट्ठा नहीं हो पाया, यानी हिंदू वोट इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी तरफ का वोट इकट्ठा हो गया। तो क्या उल्टा भी हो सकता है? देखिए, चुनाव को हम इस नजरिए से नहीं देखते। वो बांटेंगे धर्म के आधार पर, वो कोशिश करेंगे जातियों के आधार पर, लेकिन हम समाज को एकजुट रखने का पूरा प्रयास करेंगे। भारत को किसी भी कीमत पर हम बंटने नहीं देंगे, समाजों को हम किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे, उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है विकास और जन कल्याण। इन दोनों मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए और किसी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो अपशब्द कहे जा रहे हैं सनातन को और हिंदुत्व को, राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व के खिलाफ काफी कुछ बोला है, हिंदुत्व के खिलाफ, क्या आपको लगता है उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश के चुनाव पर आएगा, पब्लिक के बीच में आएगा? देखिए, कोई लगातार अपमान करेगा तो जनता सहन नहीं करेगी, जनता सहन नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। रैली भी कैंसिल करनी पड़ी अभी इंडिया गठबंधन को। यहां लोग तैयारी कर रहे थे कि आ तो जाए सनातन का अपमान करने वाले। अब पता नहीं कहां से कमलनाथ जी को भनक लगी, तो इंडी गठबंधन की रैली होने के पहले ही खत्म हो गई और कमलनाथ जी ने घबरा कहा नहीं 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 नहीं, कोई रैली नहीं है, जाओ दूसरी जगह करो। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूं, मैं तो सनातनी हूं।
जब सनातन का अपमान हो तो मौनी बाबा, और जब चुनाव आ जाएं तो ढोंगी बाबा। बोल क्यों नहीं रहे? बोलना चाहिए उनको सनातन के अपमान पे। अच्छा, एक शिवराज जी, क्योंकि आपको हिंदू और सनातन के बारे में बहुत जानकारी है, मैं पब्लिक के लिए सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को बहुत अलग करके बताते हैं, आपकी राय क्या है? हिंदू और हिंदुत्व अलग है या एक ही है? मेरे सभी मैं श्रोता मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए, अनादिकाल से जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हिंदुत्व कोई संकीर्ण नहीं है। आप हिंदुत्व की व्यापकता तो देखिए, सब विचारों का आदर करने वाला हिंदुत्व, साकार को मानने वाला हिंदू, साकार को नहीं मानने वाला आर्य समाजी, वो भी हिंदू, निराकार को मानने वाला। और हिंदुत्व की व्यापकता आप देखिए विचार की। एक हमारे यहां महर्षि चारवाक हुए, किसी ने कहा मूर्ति पूजा, ठीक है आप, किसी ने कहा मूर्ति में भगवान नहीं आ सकता, वो सृष्टि के कड़कड़ में, बोले आप भी ठीक है। लेकिन चारवाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। तो भारत ने सूली पे नहीं चढ़ाया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो लोगों ने भारत में ये कहा कि इसने एक विचार तो दिया है भाई, तो इसको भी महर्षि बोल दो। ये हिंदुत्व की महानता है, ये हिंदुत्व की विशालता है। मुंडे मुंडे मतिर भिल्ला। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में क्या कहा? उन्हें यही तो कहा था कि जैसे अलग अलग नदियां आके समुद्र में मिल जाती है, वैसे हम किसी भी रास्ते जाएं अंततः पहुंचते हैं परम पिता परमात्मा तक। तो हिंदुत्व की विशालता सागर से भी गहरी है और हिमालय से भी ऊंचा है हिंदुत्व। आप कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी और आप लोगों को डरा रहे हैं कि चूड़ी बिंदी सब पहनना बंद हो जाएगा महिलाओं का, लोग भजन नहीं कर पाएंगे। ये क्यों? ये सनातन का अपमान क्या है? ये शुरुआत तो है, पर ये डराना नहीं है। आज ये सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कल फिर ये बिंदी का भी विरोध करेंगे, कल चूड़ी का भी विरोध करेंगे, कल भक्ति का भी विरोध करेंगे, कल पाठ का भी विरोध करेंगे। ये शुरुआत किस तरफ ले जाती है? शुरुआत कहां तक पहुंचेगी अंततः? और इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे। पर राहुल गांधी तो खुद जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो कैसे विरोध करेंगे ये सब चीजों का? राहुल गांधी क्या है समझ में नहीं आता। आज ही मैंने कहा था कि वो पहिए वाली सूटकेस को मुंडी पे रख के चल रहे हैं। बताइए, हमारे यहाँ एक बाबा थे, उनके पास एक घोड़ा था। वो घोड़े से बड़ा प्रेम करते थे, किसान थे, तो घोड़े पे अनाज लाद के ले जाते थे खेत में। एक दिन अनाज की बोरी लादी तो उनको लगा कि बोझ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ जाता हूं और एक बोरी अपने सर पे रख लेता हूं ताकि घोड़े को वजन कम लगे। वैसे ही राहुल गांधी कर रहे हैं। अब पार्टी का क्या होगा कोई बता? लेकिन अब वो कुली नंबर 1 बन रहे हैं, यानी कुली बन रहे हैं, यानी कुलियों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो अपना कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इनने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। लेकिन अब तो प्रियंका जी भी निरंतर आ रही है, मध्य प्रदेश भी आ रही है, खैर छत्तीसगढ़ भी जा रही है, मध्य प्रदेश भी आ रही है। उनका असर पड़ेगा कुछ? उनका असर पड़ता तो उत्तर प्रदेश में पड़ जाता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जमानतें ही जब्त हो गई, हम क्या करेंगे जी। मेरा अगला सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में आपने बड़ी सारी घोषणाएं करी हैं। करीब करीब मैंने एक आंकड़ा निकाला, 28,000 घोषणाएं हुई हैं। 28,000 के करीब घोषणाएं, 2800 माफ करिए, 2800 घोषणाएं हुई हैं, 2800 घोषणाएं हुई हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये मुख्यमंत्री वीर हैं बहुत और घोषणा वीर हैं, सिर्फ घोषणा कर देते हैं। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ?
भाई जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे कमलनाथ, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए, और घोषणा करता हूं, घोषणा पूरी भी करता हूं। मैं एक आंकड़ा लगाता हूं। आपने बोला कि आप 1250 रुपए प्रति महीना महिलाओं को खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, शुरू भी कर दिया आपने। और अगर मैं इसका आंकड़ा लगाऊं तो करीब करीब आपने 1.31 करोड़ महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अक्टूबर से आप 1250 रुपए देंगे। इसका टोटल खर्चा, एक महीने का खर्चा 1600 करोड़ रुपए होगा, साल भर का खर्चा 19,200 करोड़ रुपया होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, बाकी डेवलपमेंट का क्या होगा? अरे हम फिस्कल प्रूडेंस तो बिल्कुल खराब हो जाएगी इससे। ऐसे कंगाल थोड़े हम। जब हम मुख्यमंत्री बने तो बजट था कुल 21,000 करोड़, कांग्रेस के हाथों मिला था 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस किया मैंने 2012 में, और 2 लाख करोड़ मैंने क्रॉस किया 21-22 में, और इस साल मैंने क्रॉस कर दिया 3,14,000 करोड़ का मेरा बजट है। और 3,14,000 करोड़ के अलावा मैं आपके माध्यम से अमीश जी दर्शकों को बताना चाहता हूं, फिर मैंने रिवाइज किया और 5,000 करोड़ का और भी टारगेट दिया, तो वो 5,000 करोड़ भी पूरे हो रहे हैं। हमारा बजट ही अब हो जाएगा 3,19,000 करोड़ का। अब उसमें से अगर मेरी लाडली बहनाओं के लिए अगर मैं 19-20 हजार करोड़ निकालता हूं तो उनका हक दे रहा हूं। लेकिन एक बात और कह दूं, जी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कम नहीं होने दिया। आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो कैपिटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो देश में सबसे ज्यादा है। हाईवेज बन रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पावर प्लांट लग रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहे हैं, मेट्रो रेल आ रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सीएम राज स्कूल खुल रहे हैं, गांव-गांव सड़कें बन रही है। चारों तरफ आप देख लीजिए, निर्माण के और विकास के काम चारों तरफ चल रहे हैं। लेकिन जब आप 3,000 रुपए देंगे तब आंकड़ा हो जाएगा 45,000 करोड़ रुपए, जब आप 3,000 रुपए। लेकिन तब तक अमीश जी बजट भी मेरा हर साल 40-50 हजार करोड़ बढ़ाऊंगा मैं, फिर 50,000 करोड़ बढ़ जाएगा तो 45,000 करोड़ दे दूंगा। आपने ये मेरा संकल्प है। लाडली बहनों को 3,000 रुपया दे के रहूंगा मैं। अच्छा, आपने सिलेंडर भी 450 रुपए का कर दिया। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए का किया था तो बीजेपी ने बोला ये रेवड़ी बांट रहे हैं। अब आप क्या बांट रहे हैं? ये रेवड़ी थोड़ी है, बहनों की दिक्कत दूर करने का काम कर रहे हैं हम। देखो, हम तो जनता की तकलीफें देखते हैं और योजना बना देते हैं। हमको लगा कि इस समय राहत की जरूरत है। एक बार हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी लाइब्रेरी ये तो हो जाएगा, हमें तीर्थ यात्रा करवा दे। मरने के पहले एक बार तीर्थ जाना चाहते तो हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनवा दी। कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी मेरी सब योजनाएं, अब तीर्थ योजना फिर चालू करवा दी और अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं मैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस कहती है कि जब हम घोषणाएं करते हैं, हम गारंटी देते हैं तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां। बीजेपी की पूरी बीजेपी की टीम कहती है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, और जब ये घोषणाएं करते हैं तो ये सही है। सुविचारित करते हैं हम। लाडली बहना कैसे बनी? 2017 में मैंने बेगा, भारिया और सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की बहनें थी उनको 1,000 रुपया देना शुरू किया। कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी ये। लेकिन जब मैंने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो आश्चर्यजनक रूप से उन परिवारों में पोषण का स्तर बच्चों का बढ़ गया, बच्चे स्वस्थ हो गए, क्योंकि मां ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। उस 1,000 रुपए का सबसे पहला उपयोग किया तो फल, दूध और सब्जी अपने बच्चों को दिलाई, पोषण का स्तर ठीक हुआ तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मुझे लगा कि यार छोटी मोटी योजनाएं बना के बच्चों के पोषण का स्तर सुधारने के लिए चने दे दो, चिक्की दे दो, रेडी टू ईट दे दो, अरे उसके बजाय मां को पैसा दे दो, वो अपने आप सब काम कर लेगी, जो जरूरत होगी वो करेगी। इसके कारण मैंने लाडली बहना योजना बनाई कि मां अगर सशक्त होगी, बहन अगर सशक्त होगी, एक गारंटी मैं देता हूं, पुरुष एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकता है लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, वो अच्छे काम के लिए पैसा लगाती है। आपने दुरुपयोग की बात कही तो कांग्रेस आप पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है, आप पर या आपकी सरकार के ऊपर, आपके शासन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है इस गवर्नमेंट के अंदर।
इस आरोप का आप जवाब कैसे देते हैं? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। दलालों का अड्डा बल्लभ भवन को उनने बनाया था। अच्छा, एक ही बात का जवाब दे दें, छापे कौन के करीबों के पास पड़े? 280 करोड़ रुपए कहां बरामद हुए? किस मुंह से बात करते हैं कांग्रेस के लोग? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, मेरे सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बनाने वाले लोग मुझसे आंख मिला के बात कर सकते हैं क्या? पीछे पीछे करते रहते हैं, खुश 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 खुश, बोले बार बार चलाओ तो शायद चिपक जाए। ये शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कैसा व्यक्ति हूं। ये इपकाएं चाहे चिपकाएं, यहां कुछ नहीं चिपकेगा, कांग्रेस ही चिपक जाएगी। एक सवाल जो कि महिला आरक्षण बिल को लेकर है। नारी वंदन अधिनियम अब पारित हो गया है और उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन की भी बात की गई। कैसे आप इसको देखते हैं? और ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ही लिया है केंद्र में। मैं तो प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये विधेयक पारित होकर कानून बन गया है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। जी, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी भी एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ओबीसी महिलाओं को शामिल करना चाहिए था। आपकी राय क्या है? पार्टी सब पहलुओं पर विचार करती है। जी, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि केंद्र की सरकार में जो सचिव हैं उसमें से 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। हालांकि गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया 29% मंत्री ओबीसी हैं। एक तरह से पूरी बीजेपी को ओबीसी विरोधी करार दे रहा है विपक्ष इस मुद्दे पर। देखिए, हम सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इस नजरिए से हम नहीं देखते, ये वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। लेकिन कांग्रेस बताए मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए, एक बार कांग्रेस बता दे। कौन से मुंह से बात करती कांग्रेस? इनने सुभाष यादव जी को नहीं बनने दिया। स्वर्गीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने का उनका नंबर था। षड्यंत्र करके पिछड़े सुभाष यादव जी को इनने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इनने शिवभानु सिंह, स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी आदिवासी थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए। ये किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि उनका हाथ जो है वो भारी पड़ जाएगा। पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, कुछ 5-7 सीटें ज्यादा आई, लेकिन इस बार ज्यादा इसलिए आ जाएंगी क्योंकि आपको अब 18 साल 19 साल हो चुके हैं इस सरकार को, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है पब्लिक के अंदर। 18 साल में तो और मजबूत हो गई सरकार। चारों तरफ आप देखो, कहीं चले मेरे साथ कमलनाथ देखें, आपको लगता है जनता का प्यार और समर्थन किसको प्राप्त होता है? देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार 9 करोड़ का परिवार है मेरा, और परिवार की तरह लाड़ भी मैं पाता हूं, लोगों को प्यार भी मैं करता हूं। जी, आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। क्या आपको लगता है कि आप जन आशीर्वाद यात्रा में आप घूमे, आपके नेता घूमे, क्या आपको लगता है कि पब्लिक का पल्स इस बार आपके साथ है, और क्यों साथ है? 18 साल बाद वो बीजेपी की सरकार को दोबारा चुन के क्यों लेकर आएंगे? पहले तो 2 शब्दों का अंतर देखिए आप जी। हमारी यात्रा है आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद का नाम लेते ही एक ठंडक सी दिल में लगती है, एक आशीर्वाद। और दूसरी है आक्रोश यात्रा। ये आक्रोश सुनते ही हलचल सी मच जाती है। भाई, कौन सा नाम तय किया? हम स्नेह यात्रा निकालते हैं। हमारे यहाँ कहां झगड़ा दिखाई दे रहा है? सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, पहले ये तो बताओ, आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब क्यों है, और आक्रोश यात्रा से कमलनाथ गायब क्यों है? यही जवाब दे दो। यात्रा में कमलनाथ नहीं गए और पोस्टर में दिग्विजय सिंह जी नहीं है। कांग्रेस तो यही सेट नहीं कर पा रही कि कौन का फोटो छापे और कौन का ना छापे। जी, तो आपको वैसे कांग्रेस के अंदर ज्यादा कमलनाथ पसंद है या दिग्विजय जी? देखिए, मैं तो सबसे प्रेम करता हूं, पर ज्यादा प्रेम किससे? सिया राम मैं सब जग जानी। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो आ जाए उससे ही निपट लेंगे, उसमें क्या दिक्कत? ये दल बदल बहुत सारा हो रहा है, तो मैंने एक आंकड़ा निकाला, 40 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कारण क्या है इसका? जब बरसात होती है, बाढ़ का पानी आता है, विशाल लहरें उठती और चलती है, तो थोड़ा बहुत कचरा होता है तो वो किनारे लग हो जाता है, मूलधारा चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मोदी जी के चेहरे को भी आगे रखे हुए है, आपके चेहरे को भी आगे रखे हुए है, तो वोट किसके चेहरे पे पड़ रहे हैं? देखिए, मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी मोदी है साहब। सारी दुनिया जिनको नेता स्वीकार कर रही है,
तो मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है और नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। एक नए भारत का उदय उनके नेतृत्व में हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। मोदी जी के नेतृत्व में भारत, ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है। उनके पीछे हम सब खड़े हैं। आपको बहुत लंबा अरसा हो गया सीएम रहते हुए, तो कभी लगता है कि अब दिल्ली की चढ़ाई भी करनी चाहिए, कभी जाना चाहिए? मैं विश्वास नहीं रखता जी। मैं मस्त रहता हूं, जो काम दे दिया वो करते रहो। कहां चिंता पालते हैं फालतू में कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। जो है बस वो करते चलो। जो काम आपके पास है आप उसी को ढंग से, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि परिणाम की चिंता मत करो, क्या है ये मत सोचो, जो है वो बेहतर से बेहतर करते चलो। तो मामा जो है वही बेहतर से बेहतर करेगा, बाकी चिंता नहीं करता। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ है। पिछली बार ग्वालियर चंबल में आपको थोड़ा नुकसान हुआ था। क्या आपको लगता है कि सिंधिया जी इस बार भरपाई कर पाएंगे, आपकी झोली में उतनी सीटें डाल पाएंगे? सिंधिया जी बहुत बेहतरीन नेता है, बहुत अच्छे लीडर है। भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा नेता मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से भी लाभ होगा। जी, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सिंधिया साहब को पता लग गया है कि अब उनकी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में जाकर। दिग्विजय सिंह तो जैसे हैं उनमें हर एक उनको वैसे ही दिखाई देता है। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी, आप खुद को राजा साहब कहलवाते हो। हमारे यहाँ सब नेता हैं, सब कार्यकर्ता है, हर एक का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करते हैं और बड़े नेता को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मानवीय गरिमा एक जैसी सबकी होती है, हम उनकी तरह आकलन नहीं करते। दिग्विजय सिंह ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी दंगे करा देती है, फिर देखिए दिग्विजय पोलराइज करती है। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उसको खुद भी नहीं मानते। उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और दुनिया भी जानती है झूठ बोल रहा हूं, फिर भी वो झूठ बोलते रहते हैं। ये तो उन्हीं का टैग। देखिए मैं कहता हूं, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 18 सालों से है। एक दंगा हुआ कोई बता दे? दंगा करने वाले हमने कहा था छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो। दंगा होते थे जब कांग्रेस की सरकारें थी, हर साल दंगा होते थे। एक दंगा नहीं हुआ, एक। हमारे सारे भाई बहन जो दंगों के कारण प्रभावित जिनकी जिंदगी होती थी, मेरे अल्पसंख्यक भाई बहनों से पूछ लो, एक दंगा नहीं हुआ। शांति का टापू बना दिया मध्य प्रदेश को। हाँ, एक बात हमने जरूर कह दिया जी, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसका उदाहरण, जी जी जी, जब कांग्रेस थी तो डकैतों का राज था। 70 साल में कांग्रेस डाकू खत्म नहीं कर पाई। मैं 2006 में 5 में मुख्यमंत्री बना, ग्वालियर में बैठक की और सीधे मैंने कह दिया अपने पुलिस अफसरों से कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विद इन 6 मंथ डाकू समाप्त कर दिए, कांग्रेस नहीं कर पाई। नक्सली गर्दन काट ले गए थे सिटिंग मिनिस्टर की, दिग्विजय के जो सहयोगी मंत्री थे स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी के। हमने नक्सलवाद को दफन करके रख दिया, सिमी के नेटवर्क को खत्म करके मध्य प्रदेश की धरती में रख दिया। और अगर कोई भाग पुणे में सफल भी हुआ तो ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। एनकाउंटर में सारे, तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। दंगा फंगा अपने राज्य में नहीं हो सकता था। लेकिन हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। आपका बुलडोजर भी अल्पसंख्यकों पे चलता है। असाउद्दीन ओवैसी भी यही कहते हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यही कहते हैं। बिल्कुल गलत। मेरा बुलडोजर चला तो दुराचारियों पर चला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने कभी भेद नहीं किया। पर ज्यादा माफियाओं पे चला, माफियाओं पे चला। बदमाशों, 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई हमने। ऐसे माफियाओं से 23,000 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपया है, उनमें जो भी था माफिया, चाहे वो धर्म उसका कोई भी हो, उनसे हमने जमीन छीनी। भोपाल में देख लीजिए, वहां सुराज कॉलोनी बन रही है, गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। शिवराज जी, मैं आपका साक्षात्कार लगभग 18-19 साल से कर रहा हूं और एक सवाल, और ये टर्म आपकी मैं थोड़ा अगर एनालाइज करूं तो इस बार आपका रूप बड़ा रौद्र रहा है। ऐसा क्यों? ये बदले हुए शिवराज इस टर्म में क्यों नजर आए? बिल्कुल नहीं बदला। मैं तो 2006 में डाकू मरे हमारे यहाँ जितने, तब भी यही शिवराज था। मैंने कहा ना, डाकू मारे। इस बार बुलडोजर भी चलाए? नहीं, जहां जरूरत पड़ी तब भी चला, अब भी चला। वो चर्चा भले अभी हो गई हो, लेकिन मैं हर मानव की गरिमा का सम्मान करता हूं, सबको गले लगाता हूं, सबसे प्रेम करता हूं। अगर कोई सबके खिलाफ गड़बड़ करेगा
जनता को कष्ट देगा। मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो उसको छोड़ दूंगा क्या? उसको नहीं छोड़ेंगे। बहन बेटियों का अपमान करने वाले नहीं बचेंगे, गरीबों को कुचलने वाले नहीं बचेंगे, लेकिन आम जनता तो हमारे लिए भगवान है। लेकिन मैं गुटबाजी की बात फिर करता हूं। खबर बार बार आती है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 गुट है, तो ये गुटबाजी कितना नुकसान दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो पता ही नहीं कौन से 4 गुट हैं। हम तो सब इकट्ठे बैठते हैं। मैंने ना गुट देखा ना घट देखा, कोई गुट भारतीय जनता पार्टी में नहीं। एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक नाराज गुट और एक शिवराज महाराज नाराज सब एक कोई नहीं है। हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े प्रेम से, स्नेह से और आनंद के साथ काम कर रहे हैं जी। एक महाकाल लोक में जो मूर्तियां गिरी उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, उस विषय पर आपको स्पष्टीकरण आज देना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। 350 करोड़ रुपए का महाकाल महालोक बना। आज कोई आके देख के आए। रोज 1.5 से 2 लाख लोग रोज आ रहे हैं। शनिवार इतवार को 3 लाख लोग आते हैं। अकेले सावन के महीने में 2.5 करोड़ लोग आए महाकाल महाराज का दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने। उज्जैन की अर्थव्यवस्था बदल गई। 3000 करोड़ रुपया केवल महाकाल महालोक के कारण उज्जैन में आया। उज्जैन के होटल, रिसोर्ट, घर को होम स्टे बना दिया लोगों ने, जगह नहीं मिल रही कहीं। ऑटो वाला, टैक्सी वाला, फल वाला, फूल वाला, होटल वाला, चाय वाला, कचौरी वाला, समोसे वाला, महाकाल महाराज की कृपा से सबके व्यवसाय चल रहे हैं। उज्जैन बदल गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। उज्जैन की तो वास्तव में केस स्टडी होनी चाहिए कि एक महाकाल महालोक के बनने के कारण उज्जैन में आर्थिक क्रांति आ गई। और अब अगर बवंडर में कोई मूर्ति गिर गई तो गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज के दरबार में कोई गड़बड़ करेगा क्या? महाकाल महाराज तो ऐसे कृपा की वर्षा करते कि वर्षा नहीं हो रही थी, हम उनके दरबार गए कि महाराज पानी गिराओ तो पानी गिर रहा है। देखिए ये घटिया राजनीति है, स्तरहीन राजनीति है। मूर्ति गिरी थी, मूर्ति फिर लग गई, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई जिसने पहले बनाई थी। जी, आपने बोला कि ये स्तरहीन राजनीति है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष और पक्ष के बीच में स्तरहीन राजनीति हो रही है? वाद विवाद इतने निचले स्तर पे चले जाते हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कटुता जिसे कहते हैं बहुत बढ़ गई है, बिटरनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बहुत बढ़ गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले ऐसी कटुता नहीं हुआ करती थी। मानवीय गरिमा का, एक दूसरे का आदर करते थे, मतभेद वैचारिक होते थे, लेकिन अब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कमर के नीचे वार करो, झूठ बोलो, झूठे आरोप चिपकाओ, और इसके कारण जो पहले परिस्थितियां सामान्य शिष्टाचार की बनती थी वो समाप्त हुई है। ये देख के मन में तकलीफ भी होती है। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो बुलडोजर की आप बार बार बात करते हैं और विपक्ष जिस तरह से उस पर हमलावर होता है, क्या आपको लगता है ये जो बुलडोजर वाली इमेज है आपकी इस बार, ये आपको वोटों की संख्या में, सीटों की संख्या में लाभ दे सकती है? अमीर जी, मैंने पहले ही बताया कि कोई काम मैं लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं करता। लाभ के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए केवल विकास और जनता का कल्याण वही नजर में रहता है। और वो भी केवल हर चीज वोट देख के हम नहीं करते, हम करते हैं लोगों की भलाई के लिए, हम करते हैं प्रदेश के विकास के लिए। ये हमारा नजरिया कभी नहीं रहा। लेकिन हमने कहा है कि मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फांसी की सजा का कानून बहुत पहले बना दिया था, लेकिन उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए ताकि अपराधी डरे ऐसे कृत्य करने से पहले। हर बार तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट लड़ाई होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। वो अरविंद जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के, वो भी 10 गारंटियां देके चले गए हैं। उनकी गारंटियों के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो आजकल वो अखबार देखता हूं जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल जी और कभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियां आती है। आप पंजाब की हालत आज क्या है? पंजाब को आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। जो सबसे मजबूत, ताकतवर और समृद्ध राज्य था, आम आदमी पार्टी केवल शिगुफे छोड़ती है, केवल नारे देती है। आप देखिए, अगर प्रदेश का या देश का सही कल्याण करना है तो वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, नरेंद्र मोदी जी का रास्ता, संतुलित विकास भी और जनता का कल्याण भी। और देश की जनता ये जानती है, और इसीलिए तो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे देश
बीजेपी के साथ खड़ा है। अच्छा, एक और विवाद है, वो है इंडिया और भारत। प्रधानमंत्री ने G20 में लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन गया वो भी क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? भारत माता की जय बरसों से बोलते हैं, हर भारतवासी बोलता है। भारत भारत है तो भारत को भारत लिखने में तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन इंडिया वालों का नाम जब से, मतलब उस गठबंधन का नाम जब से इंडिया हुआ, बीजेपी ने भारत बोलना शुरू कर दिया, ऐसा है क्या? देखिए, उनकी देश से तुलना मत कीजिए एक गठबंधन की। ये तो उनकी क्षुद्र मानसिकता थी कि और कुछ नहीं मिले तो इंडिया ही नाम रख लो। नाम बदलने से जी चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से असली चेहरा नहीं बदलता। ये वो लोग हैं जो मुखौटे लगाते हैं, नकली सूरत सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ऐसे लोगों पे कौन भरोसा करेगा? अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। 3 तस्वीरें आएंगी और आपको उन पर अपनी राय रखनी है। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। ये हमारे लिए भी सरप्राइज है। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सोनिया गांधी जी। क्या कहना चाहते हैं आप? व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं जी, उसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए, भारत तो वर्षों से ये मानता रहा है कि सम्मान सबका करो, आदर सबका करो। अगली तस्वीर बाबा बागेश्वर के साथ कमलनाथ जी। बाबा बागेश्वर जी पे लोगों की श्रद्धा है, लेकिन दूसरी तरफ ढोंगी बाबा है। लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पे इस बार आ रहे हैं कमलनाथ जी। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं, वो तो वोट के मुद्दे पे आते। कहां कैसे मिल सकते हैं, वैसे हो जाते हैं। एक अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। इंडिया अलायंस, सब एक साथ है। एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं सब। खतरा तो नहीं है आप लोगों को? ऐसे लोग जो खुद घबराए हुए हो, डर के एक हो रहे हो, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खतरा बनेंगे जी? एक बड़ा सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए और आपके लिए भी। मेरे साथ एक और एंकर है, लेकिन वो यहां मौजूद नहीं है, और वो AI एंकर है और उनका नाम है अंजलि। अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। जी जी जी, 2 सवाल है। अंजलि। शिवराज जी, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की AI एंकर अंजलि। शिवराज जी, आपसे पहला सवाल यह है कि आप मामा के नाम से मशहूर हैं। पहली बार आपको मामा किसने बुलाया? मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों ने। मध्य प्रदेश में मैंने बचपन से देखा, बेटा और बेटी के बीच भेदभाव होता था। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटियों को कम प्यार। और कई बार तो ऐसी घटनाएं होती थी देश के एक हिस्से में कि बेटी कोख में ही मार दी जाती थी, कोख कत्लखाना बन जाता था। तब मुझे लगा कि बेटी जब तक बोझ रहेगी कोख में मारी जाती रहेंगी, और इसलिए मैंने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी कल्पना थी कि बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए, तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जिसमें बेटियों को लखपति बनाने की व्यवस्था की। उन बेटियों ने सबसे पहले मुझे कहा मामा, बाद में धीरे धीरे सब मामा कहने लगे। न्यूज 18 की AI एंकर अंजलि, अगला सवाल आपका। शिवराज जी, आपसे दूसरा सवाल है कि एक तरफ कमल है और दूसरी तरफ कमलनाथ, ऐसे में फिर से कमल कैसे खिलाएंगे? कमल तो कमल है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक, और कमलनाथ किसके नाथ है यही किसी को पता नहीं, तो कमल ही खिलेगा। अंजलि। सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। ओवर टू यू अमिश जी। थैंक यू, अंजलि थैंक को भी यू बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि, थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, कितनी सीटें, नंबर क्या देना चाहते हैं शिवराज जी? प्रदेश आपको सुन रहा है, देश आपको सुन रहा है। अब तक के देखिए, दिल्ली में जो बैठे रहते हैं वो कुछ भी चर्चा करते रहे अपने न्यूज रूम में, भोपाल में बैठे लोग कुछ भी चर्चा करते रहे, लेकिन मैं जाता हूं जनता के बीच। कोई दिन मेरा ऐसा नहीं होता जब मैं अपनी जनता के बीच ना रहता हूं। जनता की आंखें पढ़ के, चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं बता सकता हूं कि उनका मूड क्या है। मैं आज दावा कर रहा हूं कि अब तक की सबसे शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। जी, नंबर कुछ देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? नहीं, नंबर में नहीं दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जीत अब तक की होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पे हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी।